स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आपकी साइंस की टीचर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेप अप एकेडमी का जो ऐप है वो तो आप ऐप के थ्रू ही हमें देख रहे हो। ओके, तो ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी भी मेंबर को शेयर करते हो तो उनको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, और क्या होगा, आपको वेबसाइट पे काफ़ी सारी क्लासेस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिल सकते हैं, फ्री वीडियोस मिल सकते हैं, अपडेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल सकती हैं जो नया कोर्स है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7 है, वो हम देखेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, कि जब हम एडोलेसेंट की एज में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, क्यों उस पर एक पूरा चैप्टर बना दिया है, वो हम देखेंगे। तो ये एडोलेसेंट क्या होता है, व्हाट डज एडोलेसेंस मीन्स। ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्या होता है एडोलेसेंस। आप देखते होंगे कि आप 11-12 साल के जब होते हो 6, 7, 8 में, तो उसके बाद भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में, आपके क्लासमेट्स में, सब में क्या आते, चेंजेस आते हैं। ओके, क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो उस पीरियड को, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। जब हमें चेंजेस देखने को बोलते हैं, जब हमारी बॉडीज डेवलप करती हैं, जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, जब देखने को मिलते हैं, जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं। ओके, तो ये कब होता है, 11 साल की उम्र के बाद। 11 साल से ये चीज़ होने लगती है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस में जो है टीनेज भी आता है, प्यूबर्टी भी आता है। ओके, तो जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं, लड़कों में अलग चेंजेस दिखते हैं। लड़कों में क्या दिखता है कि उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती है, शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, राइट। वही गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनमें क्या दिखता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखता है, और उनके जो लोअर पोर्शन होता है, का पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेनार्की होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें कौन कराता है, कैसे होता है, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे से हम बड़े हो जाते हैं, बड़े से हम अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट से हमारा बुढ़ापा आ जाता है। तो ये जो ग्रोइंग है, ये प्रोसेस जो है, ये क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम कोई मेडिसिन या कुछ लेके रोक नहीं सकते, ना डिले कर सकते। ओके, ये नेचुरल प्रोसेस है। Growing up is a natural process. The period of life when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Okay, life में वो ऐसा टाइम, वो ऐसा ड्यूरेशन जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जब हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। हम उनको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ओके, एडोलेसेंस क्या होता है, हमारी लाइफ का वो टाइम, ओके, वो ड्यूरेशन जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेक्सुअली, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो फंक्शनल हो जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस स्टार्ट कब होता है, 11 साल की एज में, उम्र में ये स्टार्ट होता है, और कब तक रहता है ये, 18 से 19 साल। ओके, तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से टीनेज। यस, this period covers the teens 13 to 18 or 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. ओके, तो ये जो ड्यूरेशन होता है, ये जो पीरियड होता है, ये कौन सी एज को कवर करता है, टीन्स एज को कवर करता है। ओके, 13 to 19 ईयर्स, 13 to 18 या फिर 19 ईयर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, टीन एज। इसलिए एडोलेसेंस जो है, ये जो चेंजेस हैं वो कब देखने को मिलता है, टीन एज में,
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइम पे जो बच्चे 13 से 19 साल के बीच में हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। ओके, तो लड़कियों में ये जो ड्यूरेशन है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का वो 1-2 साल पहले होने लगती है अगर हम बॉयज़ के कंपैरिजन में बात करें तो। बॉयज़ में 1-2 साल बाद होती हैं, गर्ल्स में 1-2 साल पहले हो जाती है। कौन सी मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, नाउ एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस हमने देखा, प्यूबर्टी क्या होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। These changes mark the onset of puberty, और ये changes जो होते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है puberty. Okay, the most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो प्यूबर्टी बताता है कि हाँ अब प्यूबर्टी अटेन हो चुकी है, ठीक है, वी आर एट द राइट एज। तो वो क्या होता है, वो ये होता है, मतलब प्यूबर्टी इज नॉट द राइट एज, मतलब क्या बोला गया है इसमें, ये प्यूबर्टी कब में कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज होता है, वो होता है क्या कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस। ओके, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी तब एंड हो जाती है जब एडोलेसेंट जो है, जो ये टीनेजर्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। ओके, after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम बड़े होते रहते हैं तो कुछ सालों के बाद ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे एनिमल्स हो वो केपेबल हो जाते हैं किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। मैनी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस होने के बाद ह्यूमन बीइंग जो होता है या फिर एनिमल जो होता है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहता है, केपेबल हो जाता है। ओके, ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट। अब इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, हॉर्मोन्स का होता है। हॉर्मोन्स जो हैं वो ये सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, वो चाइल्ड को किस में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, अडल्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कौन करता है, हॉर्मोन। ओके, अब जो सबसे पहला जो था, जो चेंजेस हमें एडोलेसेंस के टाइम पे देखने को मिलता है वो क्या होता है, सबसे पहला चेंज होता है इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। ओके, तो सबसे ज्यादा क्या चेंज हमें देखने को मिलता है कि हाइट जो है वो बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। ओके, द लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। जो हमारे हाथ की लॉन्ग बोन्स होती हैं और जो पैर की लॉन्ग बोन्स होती है वो क्या होती है, एलोंगेट हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती हैं, जिससे हमारी हाइट तुरंत बढ़ जाती है। ओके, तो इंक्रीज इन हाइट, हाइट हमारी बड़ी होती है। अब एक्टिविटी 7.1 में क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज। ओके, यहाँ पे चार्ट दिया है और एक कॉलम में एज दी है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में बॉयज और गर्ल्स की हाइट दी है। जैसे कि 8 ईयर्स ऑफ एज में बॉयज जो है 72% उनकी हाइट हो जाती है और गर्ल्स की 77% हो जाती है। 9 ईयर्स में 75 और गर्ल्स में 81%। ओके, तो ये चार्ट हमें दिया है। The figure in column 2 and 3 gives the percentage of the height of a person has reached at the age given in column 1. जो कॉलम 2 और 3 में दिया है वो क्या दिया है कि बॉयज और गर्ल्स की जो हाइट है वो कितने परसेंट हो जाती है एक पर्टिकुलर एज में। ओके, For example, by the age 11, a boy has reached 81% of his probable full height, while girl has reached 88% of her full height. ओके, जैसे कि अगर हम बात करें 11 साल में, तो 11 साल में जो लड़के होते हैं उनकी 81% हाइट वो अटेन कर लेते हैं, ठीक है, और वहीं गर्ल जो होती हैं वो 88% अपनी हाइट अटेन कर लेती हैं। ओके,
यहाँ पे ये दिया है, चलिए ये बात तो हो गई। अब क्या करना है हमें, These figures are only representative and there may be individual variation। ये जो है ये सिर्फ representatives है, ओके ये सिर्फ हमने एक कॉमन बात बोली गई है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, बट वेरिएशन हमें सब में दिखता है। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो है वो 11 साल की उम्र में, हर एक लड़का 11 साल की उम्र में 81% हाइट जो है वो अटेन कर ले, ओके उसके बाद भी हाइट बढ़ती है, तो ज़रूरी नहीं है, बट ये एक क्या है, जनरल चीज़ है कि ऐसा ऐसा होता है। इस एज में लड़कों की इतनी हाइट हो जाती है और लड़कियों की इतनी हाइट हो जाती है, बट स्टिल ये वैरी करता है, ये डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। हर एक इंडिविजुअल इस चार्ट को फॉलो नहीं करता है, ओके Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. अब आपको क्या करना है, आपको अपनी हाइट टैली करनी कि आपकी सही है कि नहीं है, ओके जैसे कि अगर आप 8th में हो तो कितने साल के हो गए, 8th में हम 12-13 साल के होते हैं ना, 12-13 ऐसे ही कुछ होते हैं, 13-14 साल के होते हैं, राइट 13-14 साल के होते हैं। तो यहाँ पे 14 साल का कुछ दिया है, 14 साल में बॉयज़ जो हैं अपनी 92% हाइट अटेन कर लेते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं 98% कर लेती हैं। तो आप देखो अपनी हाइट मेजर करो और अपने फ्रेंड्स की हाइट मेजर करो, ओके और ये बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे छोटा है, ओके चलिए ये हमें करना था एक्टिविटी 7.1 में। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, अगर हमें कैलकुलेशन करना है हाइट की तो हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट हाइट आपकी जो अभी एक्चुअल हाइट है सेंटीमीटर्स में वो हमें लिखना है, ओके परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, ठीक है आपको क्या देखना है कि आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे लिखो सबसे ऊपर और क्या परसेंटेज आप जिस भी एज में हो, जैसे कि अगर आप कौन सी एज में हो, अगर आप 13 साल के हो तो क्या लिखोगे, लड़कियां 95 लिखेंगे और लड़के क्या लिखेंगे 88, ओके तो अकॉर्डिंग टू योर एज आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो हम नीचे लिखेंगे और इसको हम इंटू कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, अ बॉय इज 9 years old and 120 सेंटीमीटर टॉल, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड इज लाइकली टू बी, ओके अगर कोई लड़का है जो 9 साल का है वो 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ओके और ये जो 9 साल वाला पीरियड है जब खत्म होगा तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो 9 साल में हाइट कितनी होती है, जनरली बॉयज़ की हाइट 75% हो जाती है और गर्ल्स की 81 हो जाती है। अब वहाँ पे बॉय की बात करिए तो हम क्या लिखेंगे 75, ओके तो यहाँ पे हमने लिखा 120 और नीचे लिखा 75 इंटू 100 किया तो इसका सही आंसर क्या आया, 160 सेंटीमीटर टॉल, ओके तो जो ग्रोथ पीरियड है जो 9 से 10 साल का पीरियड है उसमें लड़के की हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए ये थी एक्टिविटी 7.1 और हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, हमारी जो पूरे बॉडी पार्ट्स है वो एक ही रेट पे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है हाथ थोड़ी मतलब सबका रेट नहीं हो, एक ही जैसा नहीं होता है कि इतने महीने में इतना सेंटीमीटर हमारा पेट बढ़ेगा, मुंह बढ़ेगा, हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है हर एक बॉडी पार्ट जो होता है वो अपने हिसाब से बढ़ता है। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ adolescents look oversized and out of proportion with the body। कभी कभी क्या होता है जो हमारे हाथ और पैर होते हैं वो एकदम लंबे हो जाते हैं, ठीक है एकदम लंबे हो जाते हैं और हमारे बॉडी के साथ वो प्रपोर्शनेट नहीं दिखते हैं, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रपोर्शनेट बॉडी, और वैसे ही दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी अपनी स्पीड पकड़ते हैं और बड़े हो जाते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है, प्रपोर्शनेट हो जाती है, ओके तो इसमें ये क्या लिखा है कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही स्पीड से नहीं बढ़ते, इसमें भी डिफरेंस होता है, जैसे कि हमारे हाथ पैर बढ़ जाते हैं बट हमारा बॉडी जो होता है वो नहीं बढ़ पाता, ओके तो जैसे हाथ पैर बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, और वैसे ही तुरंत ही क्या होता है फिर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स भी स्पीड पकड़ते हैं और तेज़ी से लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रपोर्शनेट हो जाती है, ओके नाउ
The height of an individual is more or less similar to that of some family member as it depends on the genes inherited from parents. Okay? जो हाइट होती है इंडिविजुअल की वो क्या होती है, थोड़ी बहुत मतलब कि सिमिलर होती है पेरेंट्स पे, ठीक है, पेरेंट्स की हाइट जैसी होगी वैसे ही बच्चों की भी हाइट होती है. It is very important to eat the right kind of food during these growing years. ओके अब क्या होता है कि हमको अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, हमें न्यूट्रिटिव फूड्स लेने की ज़रूरत है. ओके क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो डेवलप हो रही है, हाइट बढ़ रही है. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने डाइट को फॉलो करना है, हमें डाइट मेंटेन रखनी है. This helps the bone muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. और जिसके कारण अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, राइट फूड खाते हैं, हम दिन भर चिप्स कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए हमें, ठीक है, हमें टाइम पे खाना खाना चाहिए. जब हमारा एक बार खाना हो गया फिर आप कभी चिप्स खा लो तो चलता है, बट अगर हम चिप्स से ही पेट भरे जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी की बोन्स और मसल्स जो हैं वो ग्रो और डेवलप ही नहीं करेंगी. ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखी है. अब हम बात करते हैं चेंज इन बॉडी अकर्स, चेंज इन बॉडी शेप. ओके बॉडी शेप में क्या क्या चेंज आते हैं वो हम बताते हैं. चेंजेस अकरिंग एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. ओके अब चेंजेस जो बॉयज में हो रहे हैं वो अलग हैं और गर्ल्स में जो हो रहे हैं वो अलग है. ठीक है, एडोलेसेंट बॉय और एडोलेसेंट गर्ल्स में चेंजेस जो है हमें अलग अलग देखने को मिलता है. जैसे कि लड़कों की दाढ़ी मूछें आती है बट लड़कियों की दाढ़ी मूछें थोड़ी आती है ना, तो ये चेंज हो गया. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. ओके तो बॉयज की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं, वो ज़्यादा डेवलप होती है, मतलब हमें बॉयज में मस्कुलर पोर्शन जो है वो ज़्यादा डेवलप दिखेगा. ओके वहीं गर्ल्स में हमें कम डेवलप दिखेगा. इन बॉयज शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. बॉयज में शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं. ओके किस कारण हो जाते हैं, ग्रोथ के कारण. in girls the region below the waist becomes wider. ओके लड़कियों में जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. ओके वो ब्रॉड हो जाता है. ये बॉडी शेप की बात हुई. फिर क्या होता है, वॉइस चेंज. अब हमें पता है कि लड़कों की आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है ना, जैसे ही वो एडोलेसेंट होते हैं वो वाले ड्यूरेशन में आते हैं तो उनकी आवाज़ जो पहले पतली रहती है वो एकदम अजीब सी हो जाती है, हॉर्स हो जाती है. तो कैसे होती है, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. प्यूबर्टी के टाइम पे लैरिंग्स जो होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो ग्रो करने लगता है. Boys develop larger voice boxes. This can be seen as protruding part of the throat called Adam's apple. ओके तो बॉयज जो होता है उनका जो लैरिंग्स होता है वो बढ़ जाता है, वॉइस बॉक्स जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. इसलिए यहाँ पे हमें जो दिखता है ना लड़कों में वो क्या होता है, वो वॉइस बॉक्स ही होता है. ओके वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है. उससे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल. ओके तो ये क्यों देखने को मिलता है, एडम्स एप्पल क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कों में वॉइस बॉक्स जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो हमें यहाँ पे दिखने लगता है. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. और लड़कियों में हमें लैरिंग्स बाहर से नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि लैरिंग्स का साइज जो होता है वो छोटा होता है. बट लड़कों में ये दिखता है क्योंकि लड़कों में लैरिंग्स का साइज जो है वो बड़ा है. ओके तो ये बात हुई वॉइस चेंज की. और देखते हैं, गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस एंड बॉयज हैव अ डीप वॉइस. लड़कियों की एकदम हाई पिच वॉइस होती है, हमको कान बंद करने पड़ते हैं, और वहीं लड़कों की जो डीप वॉइस होती है. इन एडोलेसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स. ओके अब क्या होता है, जो एडोलेसेंट बॉयज होते हैं उनके जो वॉइस बॉक्स है उसकी मसल्स जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर जाती हैं. इसके कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, लड़कों की जो आवाज़ होती है वो और एकदम हॉर्स हो जाती है. ठीक है, दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. ओके ये जो स्टेट है जहाँ पे मसल्स ओवरग्रो कर गई हैं और वॉइस थोड़ी ख़राब हो चुकी है, हॉर्स हो चुकी है, तो ये कुछ ही टाइम का होता है, ये कुछ डेज से कुछ हफ्तों तक होता है. उसके बाद जो आवाज़ होती है वो नॉर्मल हो जाती है.
ओके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब आपको लगता है ओ पिंपल, पिंपल के तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं और हम भी परेशान है, पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ है, तो टेंशन मत लो। इस टाइम, इस एज पे, एडोलेसेंट की एज में पिंपल्स आते ही आते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होगे पिंपल्स घटते जाएंगे। ओके तो पिंपल्स जो होते हैं वो एडोलेसेंस में कंपलसरी है आना। ओके बट वो फिर अगेन क्या होता है, इंडिविजुअल्स में वेरिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। ओके, प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं, स्किन ऑयली हो गई, क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। हमारे फेस पे, स्किन के अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। हमारे किसमें, चेहरे पे ऑयल आ जाता है, नाक पे ऑयल हो जाता है बिकॉज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके, और पसीना आता है बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन शो करते हैं। During adolescence, many gets acne and pimples on the face because of the increased activity of these glands in the skin. Okay, adolescent के टाइम पे क्या होता है, कुछ लोगों को अपने चेहरे पे एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलते हैं। एक्ने मीन्स पिंपल्स, एक्ने का मतलब पिंपल्स ही होता है। ठीक है, एक्ने, पिंपल्स ये सब देखने को मिलते हैं। और ये क्यों होता है, अरे मम्मा पिंपल आ गए प्लीज़ हटाओ, कैसे हटाऊं, बहुत, अब वो एक पिंपल को हमने पॉप किया तो दूसरे 4 और पिंपल्स आ गए। तो पिंपल्स को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, जैसे होते हैं उनको वैसे ही रहने दो। ओके, तो ये क्यों आते हैं, ये होते हैं क्योंकि ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड, इनको काम करने का बहुत मन होता है, इसे कुछ ज़्यादा ही ओवर काम करके ये क्या सिक्रीशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे हमारे फेस में क्या होता है, पिंपल्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडोलेसेंट में एक्ने और पिंपल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं फेस पर, क्योंकि ग्लैंड्स जो ये सारे ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स, ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इनकी काम जो है ये ज़्यादा करने लगते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ऑयल और किसका, स्वेट का, पसीने का। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, एक्ने और पिंपल्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्स कंप्लीटली। द टेस्टिस आल्सो बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है जैसे कि टेस्टिस और पेनिस, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस और पेनिस, वो क्या हो जाता है, वो फुली मैच्योर हो जाता है, कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन करने लगते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म्स आर गैमीट्स, गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स। ओके, ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के काम में आता है। ओके, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि स्पर्म जो होते हैं वो गैमीट्स, जर्म सेल्स होते हैं, ये मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, गर्ल्स में अगर हम बात करें तो जो ओवरीज होती है वो बड़ी हो जाती है, एनलार्जेस एंड एग्स बिगिंस टू मैच्योर। ओवरीज में एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, दिस इज टेस्टिस एंड दिस इज पेनिस। तो टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये ओवरी है, ओवरीज जो होती हैं वो एग को मैच्योर करके रिलीज करती है। एग जो है ओवरीज में मैच्योर होते हैं और रिलीज होते हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ये हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। ओके, ओवरीज जो होती हैं एग को क्या करती है, ओवरीज में एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। जैसे ही मैच्योर होते हैं ओवरी जो होते हैं उन एग्स को रिलीज करती है। ओके, तो मेल में टेस्टिस और पेनिस डेवलप हो जाते हैं कंप्लीटली प्यूबर्टी के टाइम पे और वो क्या रिलीज करने लगते हैं, स्पर्म। और वहीं जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका गर्ल्स में ओवरीज जो होती हैं वो एग्स को मैच्योर करती हैं और उनको रिलीज करती हैं। डेवलपमेंट, ओके, एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स, ओके हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, reaching mental, intellectual and emotional maturity.
एडोलेसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे लोगों की, बच्चों की थोड़े बहुत सोचने की जो क्षमताएं होती है ना, वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो उनमें के चेंजेस आता है, सोचने के वे में चेंजेस आते हैं। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious। अब एडोलेसेंट जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है, उनको पता है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये उनको पता होता है। अब बच्चे थोड़ी, बच्चों को तो हर चीज़ बताना पड़ता है, अरे ऐसा मत करो, नो, यस, ये गलत काम है, इसको नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते। बट हम जब एडोलेसेंट की एज पे आ जाते हैं, प्यूबर्टी हम अटेन कर लेते हैं, तो हमें समझ में आता है, हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा काम सही है कौन गलत है कौन सी, ये सब हम समझने लगते हैं, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं मम्मा पे, पापा पे, सब पे, ठीक है, खाने के लिए, पानी के लिए, सब के लिए। बट हम क्या होता है, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, है ना, हम खाना खुद से खा सकते हैं, हमें स्पून फीडिंग थोड़ी चाहिए, मम्मी हमें थोड़ी खिलाएंगे, हम खुद खा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे ट्रेन टू स्प्रेड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। ओके, अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ओके। अभी डेवलपमेंट के साथ क्या होता है कि हम ज़्यादातर सोचते बैठे रहते, ओवर थिंक करते हैं, है ना, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम सोचने में स्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि जब एडोलेसेंट की एज में क्या होता है कि हमारा मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल ग्रोथ भी होता है, ओके। हमारे सोचने के तरीके में चेंजेस आते हैं, ये भी लिखा है। और फिर क्या बोला गया है कि हम थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं या बुरे दिख रहे हैं, हम ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर इंटेलेक्चुअल डेवलप जो होता है वो क्या करवाता है, वो हमसे ज़्यादा बैठ के सोचने का काम करवाता है, ओके, ओवरथिंक करने का काम करवाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। It is a time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। ये टाइम होता है जहाँ पे ब्रेन अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी शो करता है याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, okay। Sometimes an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind। अब एडोलेसेंट की बॉडी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो होते हैं, चेंजेस आते हैं, थोड़े दिमाग में भी चेंजेस आते हैं, तो एडोलेसेंट को ना समझ में नहीं आता, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। कि लड़कों के दाढ़ी मूछें आती है तो देखिए इच्छा है कि यार दाढ़ी मूछें आ रही हैं, राइट। लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं तो लड़कियां थोड़ी शाय होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन लड़कियों में देखने को मिलता है, मेनार्की होती है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों से एडजस्ट करने में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस द गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, टेस्टिस मेल क्या है, मेल ऑर्गन है, और ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म को रिलीज करते हैं, और वहीं ओवरी जो होती है वो गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स रिलीज करती हैं, ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, ओके। गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट भी होता है, ब्रेस्ट भी डेवलप करने लगते हैं। बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मस्टैच एंड बियर्ड, ओके। तो लड़कों में क्या होता है, उनके फेशियल हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। और क्या होता है, एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको नहीं बता सकते कि कौन लड़का है कौन लड़की है, बट जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, लड़कों के दाढ़ी मूछें आती हैं, लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलप होती हैं, तो ये होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिससे हम ये बता पाते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, ओके। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कों के चेस्ट पर भी हेयर का डेवलपमेंट होता है, हेयर ग्रोथ होती है। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स, इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूपिक रीजन, ओके। तो क्या होता है कि दोनों में, लड़का लड़की दोनों में, आर्म पिट्स में, आर्म्स में हेयर आते हैं, ठीक है, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं। फिर क्या होता है, जो थाइज के अबव रीजन होता है, जो प्यूबिक रीजन होता है, वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ
होता है, ठीक है, वहां पे भी हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, The changes which occur at adolescence are controlled by hormones। अब ये जो changes adolescence में देखने को हमें मिल रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोई सिग्नल भेजना है, केमिकल सिग्नल भेजना है, तो वो कौन होता है, हार्मोन्स होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है, मतलब ये केमिकल से बने हुए हैं। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। अब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ना दो टाइप की होती है, एक एंडोक्राइन होती है और एक एक्सोक्राइन होती है। ओके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, एंडोक्राइन, चलो एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ओके, अब जैसे सलाइवा है, हमारे मुंह में जो थूक बनता है, लार बनता है, वो कौन बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती हैं। ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या बना रही है, सलाइवा बना रही हैं, राइट। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को क्या ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है, नहीं। सलाइवरी ग्लैंड्स में एक डक्ट होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जहाँ से सलाइवा ट्रैवल करते हुए उसके टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। उसका टारगेट साइट क्या है, माउथ। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा बनाती हैं और डक्ट से होते हुए, पाइप से होते हुए वो अपने टारगेटेड साइट पे पहुंच जाती है। टारगेटेड साइट मतलब माउथ में पहुंच जाती है। तो ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास कोई पाइप नहीं होता, टारगेटेड ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसने हार्मोन सिक्रीट किया, अब वो जिस पॉइंट पे, जिस रीजन पे उसको एक्ट करना है वहां तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने जो सिक्रीशन होते हैं वो ब्लड में रिलीज करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो अपना सिक्रीशन होता है उनके सिक्रीशन डक्ट से होते हुए टारगेटेड साइट पे पहुंच जाता है। बट एंडोक्राइन के पास कोई भी डक्ट नहीं है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, तो वो अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड की हेल्प से हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और टारगेटेड साइट तक पहुंचता है। ओके, इतना समझ में आया, क्या हुआ यहाँ पे, हार्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो रिलीज करता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशन करते हैं उसका हमने नाम दे दिया, जैसे सलाइवा हो गया है, बाइल जूस हो गया है, पेनक्रियाटिक जूस हो गया है। ओके, उनको हम हार्मोन्स नहीं बोलते। बट एंडोक्राइन सिस्टम जो भी रिलीज कर रहा है, जो भी सिक्रीट कर रहा है, उनके सिक्रीशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, ये अपना सिक्रीशन हार्मोन जो है ब्लड में रिलीज करती हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास डक्ट होती हैं, वो एक पाइप के थ्रू, एक कनेक्शन के थ्रू डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन तक डिलीवर कर देती हैं। ओके, चलिए, The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty। अब हमने अभी तक टेस्टिस का सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा था, और वो फंक्शन क्या था कि टेस्टिस जो है वो गैमीट्स फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज स्पर्म्स। बट टेस्टिस जो होते हैं वो एक और काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे एक्ट करते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। ओके, मेल हार्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के अगर फंक्शंस पूछा जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दे सिक्रीट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, दिस कॉजेस चेंजेस इन बॉयज, और ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉयज में जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं एडोलेसेंट के टाइम पे। ओके, दाढ़ी मूछे, ब्रॉड शोल्डर्स, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है वो किसके कारण मिलती हैं, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस। ओके,
चलिए, in girls, ovaries begin to produce a female hormone or estrogen which makes the breast develop. ओके, फीमेल्स में क्या होता है, जैसे मेल्स में कौन थे, टेस्टिस थे, वो क्या कर रहे थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहे थे। वैसे ही फीमेल में ओवरीज जो होती हैं, जो ओवर रिलीज करती हैं वही, और वो क्या रिलीज करती हैं, वो फीमेल हार्मोन जिसे हम ईस्ट्रोजन भी बोलते हैं, वो रिलीज करती है। और जैसे कि हमने देखा कि मेल्स में, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस के लिए, वैसे ही गर्ल्स में ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस के लिए। जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसके कारण होता है, हार्मोन ईस्ट्रोजन के कारण। कौन रिलीज करता है, ओवरीज जो है वो रिलीज करती हैं। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ओके, ब्रेस्ट में जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। The production of these hormone is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. Okay? तो ये जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कब रिलीज होना है, किस अमाउंट में रिलीज होना है, ये दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में है। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स है ना, ये जो ग्लैंड्स हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस जो ग्लैंड्स हैं, इनके सिक्रीशन किस पे डिपेंड करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। ठीक है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्या करते हैं, ये करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। ओके, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन किसके पास जाता है, ओवरी के पास। जैसे ही वो हार्मोन ओवरीज के पास जाता है, हार्मोन के पास क्या मैसेज, ओवरी के पास क्या मैसेज पहुंचता है कि अब मुझे क्या रिलीज करना है, ईस्ट्रोजन रिलीज करना है। ठीक है, अब पिट्यूटरी देखेगा, अरे यार बहुत हो गया, ये तो एक्सेस में हो गया ये हार्मोन रिलीज। पिट्यूटरी दूसरा हार्मोन भेजेगा और ओवरी को बोलेगा बस बंद कर दो। तो ओवरी उस हार्मोन से मैसेज रिसीव करेगी और ईस्ट्रोजन का जो है वो प्रोडक्शन या सीक्रेशन कम करने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ओवरीज को कंट्रोल करता है कि कब उसको ईस्ट्रोजन रिलीज करना है, कब उसको ईस्ट्रोजन बंद करना है, रिलीज करना बंद करना है। सिर्फ ओवरीज नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन को भी कंट्रोल करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो है ओवरीज और टेस्टिस, ये तो थाइस के अबव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक मैसेज कैसे पहुँचाएंगे, वहाँ तक मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स की हेल्प से पहुँचाएंगे। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, एक बार और समझ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, हार्मोन कहाँ पहुँचेगा, हार्मोन टारगेटेड ऑर्गन तक पहुँचेगा, ओवरीज तक पहुँचेगा, और कहाँ पहुँचेगा, टेस्टोस्टेरोन तक पहुँचेगा। फिर ओवरीज जो होते हैं और टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस तक पहुंचेगा, और ओवरीज और टेस्टिस के पास जैसे ही हार्मोन पहुंचता है पिट्यूटरी से, तो वो ईस्ट्रोजन ओवरीज रिलीज करने लगती है और टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने लगते हैं। ओके, फिर पिट्यूटरी देखती है अरे इसका अमाउंट तो ज़्यादा हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इन दोनों हार्मोन्स की, तो पिट्यूटरी अगेन दूसरे हार्मोन्स भेजती हैं जिसके ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो दूसरे ग्लैंड से कंट्रोल में होते हैं जो कि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नाउ, रोल ऑफ हार्मोन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन को क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में, वो हमें जाना है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने में। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने हार्मोन सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड में ये रिलीज करते हैं। ठीक है, ब्लड में ये रिलीज करते हैं, फिर ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट साइट पे पहुंचते हैं, ऐसे बॉडी पार्ट पे पहुंचते हैं जहां पे इन हार्मोन्स की ज़रूरत है। ओके, टारगेट साइट पे पहुंचेगी, कौन लेके जाएगा, ब्लड स्ट्रीम। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। ऐसे ही बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके पास कोई कनेक्टिंग पाइप नहीं है। ठीक है, एक जगह से, एक पार्ट से हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो जहाँ टारगेट
ऑर्गन तक या टारगेटेड साइट तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है, पाइप नहीं है। ओके, तो ये क्या करती हैं, ब्लड में रिलीज करती हैं और ब्लड जो है वो टारगेटेड साइट तक लेके जाता है, इसलिए इनको हमने क्या बोला, डक्टलेस। The testes and ovaries secrete sex hormone. These hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristics. Okay? Testes और ओवरी जो होती हैं वो सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। जैसे टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज जो है फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, यही हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में गर्ल्स और बॉयज की चेंजेस लेकर आते हैं। क्लियर? यस। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ओके, पिट्यूटरी से जो हार्मोन आया है उसने क्या करा, उसने करा क्या, पिट्यूटरी से जो हार्मोन आया है उसने टेस्टिस और ओवरीज को जगाया, स्टिमुलेट किया मतलब जगाया कि जगो भाई और अपने हार्मोन्स बनाना शुरू करो, रिलीज करना शुरू करो। तो टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा और ओवरीज ने ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करा। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब ये जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ रिलीज करा, ये रिलीज करा ब्लड में। कहाँ रिलीज करा, ब्लड में। ब्लड से रिलीज होता, ब्लड में जैसे ही रिलीज हुआ ब्लड इनको लेकर गया टारगेटेड साइट, ऐसे बॉडी पार्ट पे जहां पे इनकी जरूरत है। ओके, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टिमुलेट जो होते हैं वो चेंजेस दिखाते हैं बॉडी में। ओके, प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं। ओके, यस, ओके, चलिए अब क्या है, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये हम देख चुके हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल में होते हैं। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ व्हिच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, उसमें से एक हार्मोन होता है जो ओवा को मैच्योर करता है। ठीक है, जो ओवरीज को, जो ओवम को ओवरीज में मैच्योर करता है और स्पर्म का प्रोडक्शन करता है किसमें, टेस्टिस में। ओके, ऐसे हार्मोन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन की लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। एडोलेसेंस बिकम capable of reproduction when testes and ovary begins to produce gametes। एक चीज बहुत बार लिखी है तो हम भी पढ़ लेते हैं और हम भी वही सेम आंसर लिख कर आएंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, तो तब होता है एडोलेसेंट के टाइम पे होता है। एडोलेसेंट में जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस और ओवरी वो गैमीट्स फॉर्म करने लगते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. Okay? तो ये जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स की, ठीक है, मैच्योर होने वाले और प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स की जो कैपेसिटी है वो लड़कों में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। ठीक है, लड़कों में ज़्यादा दिन तक कैपेसिटी होती है कि वो गैमीट्स को मैच्योर करके प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वहीं फीमेल्स में कम होती, फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा सालों तक क्या होता है गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, बट मेल्स जो होते हैं वो कर लेते हैं। ओके, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। ओके, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पर। और प्यूबर्टी कौन से एज को हम बोलते हैं, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ओके, प्यूबर्टी वाली एज जो होती है वो गर्ल्स की कितनी होती है, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और कब तक होती है, 45 से 50 साल तक। The ova begins to mature with the onset of puberty। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, हिट करती है, वैसे ही ओवा जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और रिलीज ओवरी उनको करने लगती हैं। क्लियर? चलिए, देन one ovum matures and is released by one of the ovary once in about 28 to 30 days।
ओके अब क्या होता है, 2 ओवरीज होती है, दोनों ओवरीज हर महीने एक ओवम रिलीज करती है। 1 ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज बाय 1 ऑफ द ओवरीज। ठीक है, एक ओवम मैच्योर होता है और एक ओवरी उसको रिलीज करती है 28 to 30 डेज में। During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the eggs in the case it is fertilized and begins to develop. ओके अब हमने ये हमारा जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, अब अगर एग फर्टिलाइज हो गया, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ आता है, वो आता है यूट्रस में। वो कहाँ आता है, यूट्रस में मैच्योर होता है, डेवलप होता है, राइट। अब जब यूट्रस में एम्ब्रियो आ रहा है तो यूट्रस ना एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर्ड रखती है, अपने आप को तैयार करती है। किसके लिए तैयार करती है, इन केस अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो उसको नर्चर करने के लिए, उसके डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए यूट्रस अपने आप को तैयार रखती है। ओके जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनकी तैयारी पहले से रख देते हैं ना, पहले से रखते हैं उनके सोने की, उनके खाने की, सबकी, राइट। तो वैसे ही यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर रखती है। आप एग्जाम देने जाते हो अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हो ना, वैसे ही होता है। तो कैसे करती है, यूट्रस की जो वॉल्स होती है, यूट्रस की वॉल्स थिक हो जाती है एवरी मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है और क्या करती है, अपनी वॉल्स को थिक बना लेती है, राइट। और क्यों बना लेती है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज एग कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। ओके अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग जो है, ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अब ये जो यूट्रस की थिक लाइनिंग है, यूट्रस ने जो अपने वॉल को थिक कर लिया था उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो एग के साथ यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी निकलने लगती है, ठीक है, वो भी शेड ऑफ होने लगती है। अब जो यूट्रस की लाइनिंग थिक हुई थी उसमें क्या थी, ब्लड वेसल्स थी। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, अरे हमारे रगों में खून दौड़ता है ना, तो रगों में खून कैसे दौड़ता है, रगें क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जो थिकन यूट्रस है, वॉल्स ऑफ यूट्रस है, उनको क्या करना है, उनको तो भी ब्लड सप्लाई होगा, उनके पास भी ब्लड वेसल्स होगी, तब ये थिक यूट्रस की जो वॉल्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं है। अभी जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये तीनों चीज़ें फीमेल बॉडी से, गर्ल्स बॉडी से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ओके तो क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है, लेयर है, वो निकलने लगती है, थिक लाइनिंग से जो ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स थी वो भी निकलने लगती है, ओके और उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी कारण लड़कियों में, फीमेल्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो होता है 28 to 30 डेज में एक बार होता है, ठीक है, हर महीने। The first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. ओके तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, 11 से 12 साल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed as menopause. Okay? 45 से 50 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो बंद हो जाती है, मतलब कि ओवरीज जो होती हैं वो एग रिलीज करना बंद कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। जब आता है फर्स्ट टाइम, जब मेंस्ट्रुएशन आता है दैट इज मेनार्की, और जब बंद हो जाता है दैट इज मेनोपॉज। Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some times to become regular. स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि ये जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये इरेगुलर होती है, मतलब कि हो सकता है कि जैसे 28 to 30 डेज लिखा है तो वो 25 हो जाए, या फिर वो 32 हो जाए, 35 हो जाए, ऐसा इरेगुलरिटी चलती रहती है इनिशियली पहले 1-2 साल में। उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी को पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है, ओके फिर हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है तो वो इस साइकिल को रेगुलेट करती है। ओके नाउ
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको भी कौन कंट्रोल करता है? इसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एग रिलीज हुआ, ओके ये एग है, एग रिलीज हुआ, एंडोमेट्रियम डेवलप हो गया, एंडोमेट्रियम डेवलप हो गया। अब क्या हुआ? एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो जाती है? वो शेड होने लग जाती है, वो निकलने लगती है। जैसे ही शेड होने लग जाती है, ये जो एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की लाइनिंग, ओके, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना, लेयर होती है ना, इनर लेयर, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सो एंडोमेट्रियम मत याद रखो, बस लाइनिंग याद करो, इनर लेयर याद करो, जो थिक हो जाती है। अब थिक इनर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी निकलने लगती है, ओके। तो जैसे ही वो निकलने लगती है तो क्या हो जाता है? एग फर्टिलाइज नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग निकलने लग गई है, तो दोनों मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस से ब्लड के फॉर्म में गर्ल्स की बॉडी से बाहर आते हैं, रिमूव होते हैं, ओके। नाउ अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कब होना है, एग कब रिलीज होना है। अभी हमने देखा था पिट्यूटरी जो है वो ओवम को मैच्योर करा के रिलीज करवाती है, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स वो सिक्रीट करती है। तो ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है हार्मोन्स, okay. The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur, okay. तो ये साइकिल में एग जो है वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है, एग मैच्योर होने के बाद रिलीज हो रहा है। एग एंड ओवम दोनों सेम है, एग ओवम ओवा तीनों चीज सेम है, ठीक है। तो इस साइकिल में क्या होता है? एग मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होने के बाद रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा? यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, ओके। और अगर ये जो मैच्योर एग है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा? ये जो थिकन यूटेराइन वॉल है वो कैसी हो जाएगी? वो निकलने लग जाएगी, ओके, वो निकल जाएगी। इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट चैप्टर में कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फर्टिलाइज एग जो होता है वो डिवाइड करने लगता है, रिपीटेडली सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करके वो कहाँ पहुँचता है? यूट्रस में पहुँचता है, और यूट्रस की वॉल से वो अटैच हो जाता है। एम्बेडेड मतलब अटैच हो जाता है ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके और वो फर्दर डेवलप हो, ओके। चलिए, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन? जो बेबी का सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा? कुछ तो होगा, मतलब ये तो पता है बॉय और गर्ल में से कुछ तो होगा, बट कैसे होगा? हम कैसे डिसाइड होता है? सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग फीटस है, वो मेल है कि फीमेल है, बॉय है कि गर्ल है, कैसे होता है? तो आज हम उसके पीछे का रीजन जानते हैं कैसे होता है। द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट हैज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट, ओके। तो जाइगोट के पास ना इंफॉर्मेशन रहती है, जाइगोट के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि इस बेबी का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, वो फर्टिलाइज्ड एग के पास इंफॉर्मेशन है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ प्रेजेंट है? ये इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है? ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? जी हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। देखो ये सेल है, सेल में आपको ये बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम जो होते हैं ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, धागे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के पास है इंफॉर्मेशन, इन क्रोमोसोम्स के पास है इंफॉर्मेशन कि फर्टिलाइज एग का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोसोम जो होते हैं वो सारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ओके। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी, उनकी हर एक सेल में, बहुत सारे सेल से हम बने हैं, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सॉरी, वैसे कितने होते हैं? 46। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में है, जैसे सॉक्स पेयर में होता है ना, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी पेयर में है। तो टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम, और अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। ये बात हुई। चलिए, ओके। 2 chromosomes out of these are the sex chromosome and named XY, okay.
तो ये जो 23 पेयर्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। बट जो एक पेयर होता है ना, 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है सेक्स की कि मेल फीमेल क्या है, ओके, ठीक है। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो बाकी सारे हमारे फीचर्स को डिसाइड करते हैं, बट ये जो 6 क्रोमोसोम्स है वो जेंडर डिसाइड करता है। 23rd क्रोमोसोम्स होता है, इसको हम 6 क्रोमोसोम्स बोलते हैं, एंड दे डिसाइड दैट व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द बेबी, ओके। नाउ अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, वाइल मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। और वही मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। फीमेल के पास अब पेयर्स में होते हैं ना, हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, तो 23rd पेयर जो फीमेल का है उसमें क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे, और मेल के कैसे होंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, क्लियर। द गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म्स हैव ओनली 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो गैमीट्स होता है, जो गैमीट्स क्या हो गए, एग, ओवम और स्पर्म, इनके पास सिर्फ सिंगल सेट होता है। सिंगल सेट कैसे है, देखो अब क्या हुआ कि 23 पेयर्स में क्रोमोसोम हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओके। एग और स्पर्म जो है वो भी क्या है, सेल है, बट इनके पास कितने क्रोमोसोम है, इनके पास टोटल 23 क्रोमोसोम है। पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते इनके पास, टोटल 23 हैं, ओके। हर एक सेल में कितने थे, 46 थे, और 46 कैसे थे, पेयर्स में थे, राइट। बट ये जो गैमीट्स होते हैं, एग होते हैं, स्पर्म होते हैं, इनके पास पेयर में क्रोमोसोम्स नहीं होते, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो इनके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23 क्रोमोसोम्स इनके पास होते हैं। किनके पास होते हैं, गैमीट्स के पास होते हैं। एग, ओवम, स्पर्म के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, okay. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. अब फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास ओवम है, और ओवम में फीमेल हमेशा किससे बना है, फीमेल के पास जो 6 क्रोमोसोम्स है वो दोनों एक्स एक्स ही हैं, ठीक है। तो जो फीमेल का एग होता है, ओवम होता है, उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। हर एक ओवम में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो, अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम। इतना क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे, स्पर्म जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, और कुछ स्पर्म होते हैं जो वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर में है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वो ही गैमीट्स में पहुंचेगा, ठीक है। क्या होता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम किसके पास है, तो होता है मेल के पास होता है। और हमने क्या पढ़ा कि गैमीट्स में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एक्स वाई क्रोमोसोम क्या है, ये तो पेयर में है, तो इसका या तो एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा, ओके आया समझ में। सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जाते हैं, पेयर में क्रोमोसोम्स गैमीट्स में नहीं जाते हैं, से पेयर्स में नहीं जाते, सिंगल जाते हैं, ठीक है। नाउ स्पर्म्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ वाई क्रोमोसोम। जो स्पर्म्स हैं उनमें किसी में एक्स क्रोमोसोम होता है और किसी में वाई क्रोमोसोम्स होता है, okay. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2X chromosome, okay. अब ओवम के पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओवम के पास क्या है, X क्रोमोसोम है, ओवम के पास तो X क्रोमोसोम ही है, ठीक है। अगर X क्रोमोसोम को अगर ओवम को Y क्रोमोसोम ने, ठीक है, ऐसा स्पर्म जो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है उसने फर्टिलाइज करा, तो बॉय का, बेबी का जेंडर क्या होगा, बॉय, ओके। वहीं अगर क्या होता है, जो ओवम है, ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है ना, ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है। अगर स्पर्म
एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, तो कितने हो गए, 2x हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, एक x एक y हो गया था, 2x हो गए, तो जेंडर क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक है, तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चाइल्ड का जेंडर किस पे डिपेंड करता है, फादर पे। फादर का जो स्पर्म होता है वो एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम कैरी करता है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करा तो क्या होगा, गर्ल होगा, गर्ल होगी। और वहीं अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और उसने उस वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करा तो क्रोमोसोम का सेट क्या बन जाएगा, एक्स वाई, तो जेंडर क्या होगा बेबी का, बॉय। ओके, नाउ when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. Okay? अगर sperm Y chromosome लेकर आता है और ovum को fertilize करता है तो zygote का gender क्या होगा, zygote का gender होगा male child. The sex chromosome of the father determines the sex of an unborn baby. ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं फादर के डिटरमाइन करते हैं कि जेंडर क्या होगा। ठीक है, बेबी का जेंडर क्या होगा, कौन डिसाइड करता है, फादर के क्रोमोसोम्स। नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, अब हमने ये तो देख लिया कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है, हमने थोड़े बहुत हॉर्मोन्स के बारे में बात कर लिया, हमने रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा और कौन से हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, ये भी हम इसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, दे सिक्रीट हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, क्या करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्यों चाहिए होता है, ये फैट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, इससे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन थायरोक्सिन। कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं। When thyroid gland does not produce the hormone thyroxine, the throat becomes very big and bulging. This disease is known as goiter. Okay? जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं सिक्रीट कर पा रहा है, नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड का है नेक रीजन पे, दिख रहा है आपको, नेक रीजन में यहाँ पर है। ओके, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाई तो थायराइड ग्लैंड कैसी हो जाती है, सूज जाती है, स्वेल्ड हो जाती है। तो ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, तो स्वेलिंग जो है हमारे गले में दिखती है, और ये स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, गॉइटर। नाउ क्या बोलते हैं हम, गॉइटर। ठीक है, और यहाँ पे चलो हमने ये लिख पढ़ लिया। नेक्स्ट इज व्हाट, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस द हार्मोन इंसुलिन। ओके, पेनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। आपने सुना होगा ना, इसको डायबिटीज़ है, इसको शुगर की बीमारी है, तो वो क्यों होता है, पेनक्रियाज जब इंसुलिन अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पाता, सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता, तो क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ या शुगर वाली बीमारी होती है। पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस हार्मोन इंसुलिन, पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। When pancreas doesn't produce sufficient insulin in the blood, sugar level rises and this disease is known as diabetes. Okay, जब पेनक्रियाज अच्छे से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता है तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारी किडनी के ऊपर होते हैं, टोपी के समान। ओके, तो जो हमारी दोनों किडनीज है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं एड्रिनलिन।
अब आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम के पहले आपको कैसे डर वाली सिचुएशन रहती है ना, मम्मा मैं एग्जाम नहीं दूंगा या दूंगी, आप लोग रोने लगते हो कि नहीं मैं तो एग्जाम नहीं दूंगी। और कुछ लोग होते हैं जो अपने डर पर काबू कर लेते हैं और बोलते हैं मैं तो जाऊंगा, मैं तो उस डर से लड़ के और मैं वहां पे पहुंच के एग्जाम दूंगा या दूंगी, है ना। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते, नहीं अब नहीं देना है। तो ये जो डर वाली नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सब जो इमोशंस होते हैं ना, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनलिन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो क्या होता है, जैसे अब आप रास्ते में, आपको अगर आप अकेले जा रहे हो या फिर आपको मम्मी ने रात में छत पे भेज दिया, जाओ देख कर आओ कौन कूद रहा है, तो आपको डर लगेगा, है ना। फिर आप दौड़ते हुए नीचे आओगे, तो ये क्या होता है, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, डर वाली, एंजाइटी वाली, नर्वसनेस वाली, इसके लिए एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो हमें ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है कि भाई खतरा है, तुम देख लो तुम लड़ोगे या भागोगे, तो भागना है या लड़ना है वो तुम्हें डिसाइड करना है, बट वो तुम्हें तैयारी करके देगा। क्लियर है? चलो, adrenal gland secretes hormone which maintain the correct salt balance in the body blood. Okay, adrenal glands ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे, 1 सेकेंड, ओके, एड्रेनल ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी में सॉल्ट का लेवल, हमारे ब्लड में सॉल्ट का लेवल मेंटेन रखता है। जैसे इंसुलिन शुगर का लेवल मेंटेन रखता है, वैसे एड्रेनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं वो सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ओके, एड्रेनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनल जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, और ये किस लिए होता है? इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। ओके, तो ये जो होता है ये हमें गुस्सा में, जब हम एम्बैरस फील कर रहे हैं तब, या फिर जब हम सोच रहे हैं, वरिड है, टेंशन में है, तब ये हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ये हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। फाइट का मतलब क्या है? लड़ाई करो, और फ्लाइट का मतलब क्या है? भाग जाओ, राइट। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, हम डर के आगे जीत है स्लोगन बोल के, स्लोगन नहीं जो भी है वो बोल के हम क्या करते हैं, हम एग्जाम देने चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें किसने प्रिपेयर किया है? एड्रेनलिन ने। ठीक है, अब रात में आप छत पे गए और दौड़ते हुए जल्दी से नीचे आए, तो इस टाइम पे हमको दौड़ने के लिए किसने प्रिपेयर किया है? एड्रेनलिन हार्मोन में। ओके, अब कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है तो हम अच्छा वहाँ से चले जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, राइट। जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी हार्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। ओके, तो इन सारी सिचुएशन के लिए हमें कौन रेडी करता है? एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रेडी हमें करता है, वो हमें प्रिपेयर करता है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी पर, दोनों किडनी पे एड्रेनल ऊपर टोपी जैसे प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो स्ट्रेस, एंग्री और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं ये ऐसे हार्मोन भी रिलीज करते हैं जो बॉडी में, ब्लड में सॉल्ट का लेवल मेंटेन रखते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और अभी हमने जब से हमें एडोलेसेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट, तो हम ये देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब उनको कब सिक्रीट करना है, कब सिक्रीशन बंद करना है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे कि जो दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं वो काम करने लगते हैं, वो अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं। फिर जब हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगेन हार्मोन रिलीज करती है और एंडोक्राइन, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंचता है। फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद कर देता है। ओके, तो एंडोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाते हैं और कम कर देते हैं या बंद करवा देते हैं। ओके,
पिट्यूटरी सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओके अब ग्रोथ से हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, मतलब हमारी हाइट के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ग्रोथ हार्मोन। कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। अगर हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है, अगर ज्यादा रिलीज नहीं होगा तो हाइट कैसी हो जाएगी? हाइट शॉर्ट हाइटेड लोग हो जाएंगे, मतलब हाइट छोटी रह जाएगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉफ। ओके और वहीं अगर ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइट कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, जायंट हो जाएंगे लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जायजेंटिज्म। ओके क्या बोलते हैं हम? जायजेंटिज्म। पिट्यूटरी से ये हमने बात करी, पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे नॉर्मल, जो पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर ज्यादा होगा तो जायजेंटिज्म, अगर कम होगा तो डॉफ। ठीक है, इंसान कैसा रहेगा? डॉफ रह जाएगा, छोटा, शॉर्ट हाइटेड। थायराइड एंड एड्रिनल सिक्रीट their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Okay? पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन, ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज क्या करते हैं? उनको मैसेज पहुंचाता है। कौन मैसेज पहुंचाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स उनको मैसेज पहुंचाती है। कैसे मैसेज पहुंचाती है? वो हार्मोन की हेल्प से मैसेज पहुंचाती है कि अब भाई ओवरी मैच्योर करो, ओवरी को रिलीज करो। टेस्टिस को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। ओवरी को बोलती है ईस्ट्रोजन रिलीज करो। ओके जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो वो अगेन दूसरा मैसेज पहुंचाती है कि बंद करो, और वो मैसेज कैसे पहुंचाती है? अगेन हार्मोन की हेल्प से वो मैसेज ओवरी और टेस्टिस तक पहुंचते हैं कि अब हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दो। ओके तो वैसे ही जो थायराइड और एड्रिनल के सिक्रीशन है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगेन थायराइड और एड्रिनल के पास हार्मोन्स भेजते हैं कि इनको सिक्रीशन अब स्टार्ट करना है, और जैसे ही सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है हार्मोन्स का, अगेन पिट्यूटरी दूसरे सिग्नल्स भेजती है थ्रू हार्मोन कि भाई सिक्रीशन बंद कर दो। ओके तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, वो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है कि कब उनको सिक्रीट करना है और कब उनको इनहिबिट करना है, मतलब स्टॉप करना है। ओके चलिए, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। ओके 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 ये नहीं है, ये हेडिंग गलत है, ठीक है, दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग। हमको पढ़ना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, कि फ्रॉग और इंसेक्ट्स की लाइफ हिस्ट्री क्या है। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटाफॉर्मेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल से पढ़ा था कि जब लार्वा अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब इसको हमने इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस क्यों बोला है, और जो ह्यूमन बच्चे से अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको क्यों नहीं बोला है? इसलिए क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ना कि लार्वा एकदम अलग दिखता है, किससे? अडल्ट फ्रॉग से। ओके और अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में जो बेबीज होते हैं वो स्ट्रक्चर सेम ही होता है, 2 हाथ 2 पैर, पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस वो क्या होता है? लेंथ में बड़े होते हैं। बट लार्वा का तो स्ट्रक्चर ही अलग होता है, वो मछली के समान दिखता है और बड़े होके मेंढक बन जाता है। ओके तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, की पूरा स्ट्रक्चर, शेप, साइज, एवरीथिंग गेट्स चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, इसलिए हमने इसको टर्म दिया है क्या? मेटामॉर्फोसिस। ओके मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है उसको किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इंसेक्ट के हार्मोन्स। जैसे हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स, तो इनको भी कौन करेंगे? इनके खुद के हार्मोन्स, इंसेक्ट्स के हार्मोन। In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Okay, तो ये भाई फ्रॉग के पास भी थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इनका जो मेटामॉर्फोसिस वाला पार्ट है ना, जो लार्वा से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें ये थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन। अभी हमने पढ़ा था थायरोक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस करवाता है। Okay, thyroxine production requires the presence of iodine in water.
अब मेंढक कहाँ रहता है? पानी में रहता है। थायराइड ग्लैंड को, चाहे ह्यूमन हो या चाहे मेंढक हो, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ओके अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी, थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है और हमारे गले में स्वेलिंग होती है। ओके तो वैसे ही यहाँ पे भी फ्रॉग के जो थायराइड ग्लैंड है उनको थायरोक्सिन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। अब ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं, तो पानी में आयोडीन होना चाहिए। Okay, if the water does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. Okay, अगर आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है वाटर में तो क्या होगा? थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लार्वा जो है, टेडपोल जो है, वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। लार्वा को अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए थायराइड हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन की जरूरत होती है। इसको कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। आयोडीन ये मेंढक के बच्चे को कहाँ से मिलेगा? पानी से मिलेगा। ओके अगर वाटर में आयोडीन का कंटेंट कम है, अगर आयोडीन का अमाउंट लेवल कम है तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाएगा, और अगर वो थायरोक्सिन नहीं बना पाएगा, थायरोक्सिन नहीं प्रेजेंट होगा तो जो लार्वा है, जो टेडपोल है, वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी। ओके अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हेल्थ The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. Okay? हमारी फिजिकल, मेंटल सब मिला के हमारा बताया जाता है कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं। ओवरऑल वेलबींग में हमारा फिजिकल मेंटल स्टेट आता है। ठीक है अब क्या होता है कि हमें बुखार है, ठीक है तो फिजिकल हो गया, बट हम फिजिकली फिट हैं, ठीक है, बट हमें बहुत स्ट्रेस है, कल क्या है, कल कॉपी चेकिंग है, कल हम टेस्ट है, और हम मेंटली हमें बहुत प्रेशर है, तो क्या होगा? ये चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या करती? असर डालती है। मेरे फ्रेंड के पास वो चीज़ है, मेरे पास भी नहीं है, मुझे तो यही चाहिए। ओके तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके दोनों जो होती है वो ओवरऑल वेलबींग होती है कि हम कैसे हैं। फिजिकली हम अच्छे हैं बट मेंटली अगर हम टेंशन लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं असर हमारे फिजिकल में भी पड़ेगा। ठीक है फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. Okay? अब बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है अगर उसको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको क्या चाहिए? प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। ओके The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. ओके तो क्या होता है कि हमें बैलेंस डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। ह्यूमंस किसी भी एज में हो, उसको बॉडी को अगर हेल्दी रखना है, अगर उसको खुद को हेल्दी रखना है ना, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड्स की ज़रूरत होती है, मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। और एक्सरसाइज करना तो कभी नहीं भूलना चाहिए। रेगुलरली चाहे आप बड़े हो छोटे हो, एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए। जैसे आप लोगों को खेलते रहते होगे, बाहर निकल के शाम को खेल रहे होगे, गर्मियों की छुट्टी में दिन भर खेलते होगे, राइट? तो ये सब किस में आता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ में आता है। ओके अब एडोलेसेंस के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो ज़रूरी होती है। इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से ग्रो और डेवलप नहीं हुई है। हमारी बॉडी इज स्टिल इन अ ग्रोइंग स्टेज। ओके हमारी बॉडी अभी भी ग्रोइंग स्टेज पर है, इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। हमें अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रख देना है। हमें किस पे ध्यान देना है? हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर खाना खाना है। अब क्या होता है, बच्चे होते हैं जैसे आप लोग हो, आप खाना, घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना कौन खाएगा? हम तो चिप्स खाएंगे, हम तो बाहर जाके पिज्ज़ा खाएंगे। भाई खाओ, खाने के लिए मना नहीं किया है, बट पहले खाना खाओ। खाना खाने के बाद आपको जो खाना है आप खाओ। ओके खाना जरूरी, ऐसा नहीं होता कि खाने के टाइम पे हम चिप्स लेके बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर दिया। नहीं, खाने के टाइम पे सिर्फ खाना, उसके आजू बाजू जो टाइम बचा आपको जो खाना है आप खाओ। ओके ठीक है तो एडोलेसेंस के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर बॉडी को बैलेंस खाना नहीं मिलेगा,
तो बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिवेट तो वो रहते हैं बट उनकी एक्टिविटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, तो पूरे फेस पे पिंपल्स एंड ऑल सब रहते हैं। ओके, तो इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन का खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। अब हम बात करते हैं कि एडोलेसेंस में कौन से न्यूट्रिशन की ज़्यादा नीड होती है, क्या खाना खाना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। अब वो हमको पता तो होता है बट हम करते नहीं हैं, बट फिर भी अगर हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। Adolescence is a stage of rapid growth and development. The diet must be carefully planned. Okay? Adolescent वाली जो एज होती है वो कैसी होती है, रैपिड ग्रोथ की, हम जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। आप देखते होगे कि आपकी मम्मा के जो कपड़े होते हैं वो बहुत साल तक चलते हैं, बट आपके कपड़े आपको छोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो। ओके, देन दे रिक्वायर प्रॉपर बैलेंस डाइट। ओके, एडोलेसेंट वाली जो एज होती है वो रैपिड ग्रोथ वाली होती है, मतलब वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर खाने की ज़रूरत है, प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। They require, okay, balanced diet means that the meal include proteins, carbohydrate, fats and vitamins in requisite proportion. Okay? अब यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस डाइट का ये मतलब होता है कि जो भी मील्स हम ले रहे हैं, मील्स का मतलब क्या होता है, खाना, सुबह का खाना, शाम का खाना, सुबह शाम के बीच का खाना, ब्रेकफास्ट, ये सब किस में आता है, मील्स में आता है। वैसे डिनर और लंच मील्स में आता है। ओके, तो मील्स में हमें क्या होना चाहिए, जो मील्स है जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, जो भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं तो एक्यूरेट हो जाए, एक्यूरेट मतलब आजू बाजू, ठीक है। Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses and vegetable is a balanced meal. Okay? जब हमारा इंडियन मील होता है, जो हम भारतीय लोग जो खाना खाते हैं वो परफेक्ट बैलेंस डाइट है, ठीक है। परफेक्ट नहीं बट हाँ वो बैलेंस डाइट है। कैसे है? क्योंकि उसमें रोटी होती है, राइस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दाल होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स में क्या होता है, वेजिटेबल्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ओके, तो ये क्या है जो हम सुबह शाम खाना खाते हैं, ये पूरा एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील है। ओके, क्योंकि जो जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब रिक्वायर्ड है, और जो हमारे घर में मम्मा खाना बनाती हैं उनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इसलिए वो बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो है वो खुद में ही बैलेंस्ड फूड है। ओके, उसमें ये सारी चीजें हैं, तो वो खुद में ही क्या है, बैलेंस्ड फूड है। ओके, fruit also provide nourishment for infants. Mother milk provides all the nourishment that they need. Okay, fruits जो होते हैं वो भी nourishment provide करते हैं। fruit में क्या होता है, fruit में vitamins and minerals होता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। वहीं infant mothers, ठीक है, for infants का मतलब क्या होता है, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट के लिए मदर मिल्क ही प्रॉपर बैलेंस्ड मील है। ओके, वो मदर्स मिल्क जो होता है वो प्रॉपर नरिश करता है किसको, वो प्रॉपर नरिश करता है इन्फेंट को, ठीक है। मतलब इन्फेंट को ग्रोथ और डेवलप होने के लिए जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको मदर्स मिल्क में मिल जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा उसको बाहर से खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस एंड इंडियन गूसबेरी आर गुड फॉर एडोलेसेंट, ठीक है। आयरन बिल्ड्स ब्लड, ठीक है, आयरन जो होता है वो हमारा खून बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन बिल्ड्स ब्लड। आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड मतलब ऐसे फूड जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स में क्या हो जाता है, भाजियाँ, पालक भाजी है ना, उसमें क्या होता है, आयरन ज़्यादा होता है। जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ में आयरन ज़्यादा होता है। मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला, ठीक है, आर गुड फॉर एडोलेसेंट। ये सारे फूड्स जो होते हैं इनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है और इसलिए ये एडोलेसेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स
though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. ओके यही मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, खाने के टाइम पे चिप्स और स्नैक्स लेके बैठ जाते हैं और वो हम क्या करते हैं, खाने के टाइम पे वो लेके बैठ जाते हैं, फिर हमारा पेट भर गया, अब हम खाना नहीं खाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि चिप्स और जो पैक्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो कभी भी हमारे मील्स को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हमारे मील्स को रिप्लेस मतलब हमारी मील्स की जगह, हमारे खाने की जगह हमें ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खाना खाओ, फिर जो खाना है खाओ, ओके। क्योंकि ये जो चिप्स वगैरह होते हैं इसमें क्या नहीं होता, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती है, न्यूट्रिशन इसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। ये हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, ये हमारे लिए अनहेल्दी होता है, इसलिए हमें जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। अवॉइड तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हमें अपने मील्स रेगुलरली लेने चाहिए, मील्स को ये चिप्स वगैरह से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, ओके। पर्सनल हाइजीन की अब हम बात करें कि हम अपना हाइजीन कैसे मेंटेन रख सकते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, ओके। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जितने भी लोग हैं उनको दिन में कम से कम एक बार तो नहाना चाहिए। अगर आप 2 बार नहीं नहा सकते तो एक बार तो नहाओ, ओके। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, टीनेजर्स के लिए रोज नहाना जरूरी होता है, क्योंकि टीनेजर्स में जो उनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और वो अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा ही करते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स अगर एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, पर्सपायरेशन ज़्यादा होगा। पर्सपायरेशन मतलब स्वेट, पसीना ज़्यादा आएगा जो स्मेली हो सकता है। तो हम ना खुद वो स्मेल करें ना दूसरों को स्मेल कराए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अपने ड्राई क्लीन कर लिया, मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, जो जो दिख रहा है वो धो लिया। हमें पूरी बॉडी को ना क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, ठीक है। हमें नहाना चाहिए, ओके, हमें प्रॉपर नहाना चाहिए। इफ क्लेनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम ये साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ओके। तो पर्सनल हाइजीन में क्या है कि हमें रोज़ बाथ लेना है, जितने लोग हैं उनको रोज़ बाथ लेना है। और एडोलेसेंट को तो खास तौर से लेना है, क्योंकि एडोलेसेंस में क्या होता है, ये जो एज होती है टीनेजर्स वाली, उसमें स्वेट ग्लैंड्स कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। ज़्यादा काम करने से क्या होता है, वो स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो समटाइम्स इट बिकम स्मेली, ओके। स्मेल के कारण हमें अपने हमको रोज़ नहाना चाहिए, ओके। और जब सारे बॉडी पार्ट्स को हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ओके। और अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लेanलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियों को ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. अब क्या होता है, अब हमें टेंटेटिव डेट्स तो पता चल जाते हैं कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, मेंस्ट्रुएशन कब आएगा, तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है और हमारी बॉडी भी चेंजेस शो करने लगती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमें समझ में आए कि हमारी डेट्स आ रही है या फिर हमारी बॉडी साइंस देने लगती है, तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर मेंस्ट्रुएशन, ओके। ऐसा नहीं कि हम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, ओके। तो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी साफ सफाई पे, हाइजीन पे। और क्या करना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन आने से पहले वो प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करो, पैड्स यूज़ करो, होममेड पैड्स भी हो सकते हैं, और वैसे तो सैनिटरी नैपकिन्स ही आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। और हर 4 से 5 घंटे में पैड्स चेंज करना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। बट अगर आपको हैवी फ्लो होता है तो आप जो है उसको फ्रिक्वेंटली भी चेंज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी चेंज कर सकते हैं, ओके। Physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy.
हम दौड़ेंगे, खेलेंगे, फ्रेश एयर में बाहर निकल के, घर में घुसे घुसे नहीं, एसी में नहीं, बाहर निकल के, तो बाहर निकल के हमें फ्रेश एयर मिलती है। फ्रेश एयर हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाती है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। जितने भी लड़के लड़कियां होती हैं, एडोलेसेंस होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, या तो वो वॉक करें या फिर वो बाहर जाके कोई गेम खेलें या कोई एक्सरसाइज करें, पर घर से बाहर निकल के करें। ओके, घर से बाहर निकल के करें, जिससे उनको फ्रेश एयर मिल सके। से नो टू ड्रग्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने हैं। ओके, अगर कोई आपको बोलता भी है अरे दोस्तों में चलता है ऐसा वैसा, नहीं, नो मीन्स नो। Okay, adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. अब क्या होता है adolescent के टाइम पे, क्या होता है ना कि आप होते तो बच्चे ही हो बट अपने आप को बड़ा समझने लगते हो। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, आपके माइंड इंटेलेक्चुअल में डेवलपमेंट होता है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता, आप अभी भी बच्चे हो, है ना। डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। जैसे अगर आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, माइंड तेजी से चल रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, तो कंफ्यूज मत हो, इट्स जस्ट अ फेज। ओके, ये पार्ट होता है एडोलेसेंट का, सबके साथ होता है ये। ओके, हमें इनसिक्योर या कंफ्यूज फील नहीं करना चाहिए। टॉक टू योर मदर, फादर, पेरेंट्स, अब इनसे बात करो। Okay, if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctors. Okay, जब तक आपको डॉक्टर्स ने दवाई ना दी हो तब तक आपको दवाई नहीं लेनी है। और वहीं अगर आपके कोई फ्रेंड्स आके बोले अरे तू टेंशन में है, अरे तू रो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, तो टेंशन मत ले, ये ले ले, तेरे टेंशन दूर हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बोलना है नहीं, क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मैं अपने मम्मी पापा से बिना पूछे नहीं लूँगा, मैं अपने डॉक्टर से बात किए बिना नहीं लूँगा। ओके, ड्रग्स आर एडिक्टिव। क्यों मना करना आपको, क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो वो आदत बन जाती है, आपकी एडिक्शन हो जाता है। ओके, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, ये होता है एडिक्शन। ठीक है, अगर हमने एक बार ले लिया तो हमारा बार बार लेने का मन करता है, दिस इज नोन एज एडिक्शन। They harm the body in the long run, they ruin health and happiness. ये हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाता है। ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम लंबे समय की बात करें तो ये हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाता है और ये हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को रूइन कर देता है, ख़राब कर देता है। हमारी हेल्थ को तो ख़राब करता है क्योंकि अब वो ड्रग्स डॉक्टर्स ने नहीं दी है और हम वो दवाई ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी को वो क्या करेगा, हार्म करेगा। ओके, और हमारी हैप्पीनेस भी रूइन हो जाएगी क्योंकि हमें वो चाहिए, हम पगला रहे हैं कि अबे हम वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो हम लड़ेंगे, हम सैड रहेंगे। ओके,